SC माइनॉरिटी का डिप्रेशन पॉइंट देना होगा। साथियों, जैसे JNUC के हमारे साथियों ने और बाकी तमाम संगठन के साथियों ने जो मसले या जो इश्यूज आज इस एकेडमिक काउंसिल में उठाए जाएंगे उस पर बात रखी है। सवाल केवल इन इश्यू का नहीं है। इस कैंपस में मुझे लगता है कि एक रिचुअल भी कई हद तक हम कह सकते हैं उसको, कि हर साल ये इशू उसी ताकत से जिंदा रहे हैं जितनी ताकत से आज हमारे सामने खड़े हैं। सवाल ये है कि इन इश्यूओं को लेकर हमारा जो लड़ाई है उस लड़ाई को हम किस तरीके से और किस दिशा से लड़ना चाहते हैं। अगर हम देखते हैं पूरा इतिहास, चाहे वो OBC के लिए रिजर्वेशन हो, चाहे वो मंडल की लड़ाई हो, चाहे दलितों को और आदिवासियों को अलग अलग सरकारी संस्थानों में रिजर्वेशन हो, वो लड़ाई तब तक मुकम्मल नहीं हुई जब तक इस देश का बहुजन, इस देश का आदिवासी, इस देश का OBC, इस देश का दलित जब तक सड़कों पे अपना आंदोलन लेके नहीं आया। और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि जब तक हमारी मांगे जो तमाम सालों से, तमाम दिनों से हम रख रहे हैं, वो मांगे जब तक पूरी नहीं होती है, इस एकेडमिक काउंसिल के बाद भी जो निर्णय आएगा उस निर्णय को एक सही धारा में सही तरीके से एनालाइज करते हुए हम अपनी लड़ाई फिर से उसी धारा में जिंदा रखेंगे। मैं इस एकेडमिक काउंसिल को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ और मैं बहुत लोगों को निराश भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक अनुभव हमें बताता है कि जब जब आदिवासी और दलित और OBC के विषय की बात होती है तो उनको चुपचाप करने के लिए, उनकी लड़ाई को रोकने के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा रिजल्ट आता है जो एक कंफ्यूजिंग रिजल्ट होता है, जिसको समझने के लिए काफ़ी देर लग जाता है और एक मूवमेंट को डाइवर्ट किया जाता है। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि इस एकेडमिक काउंसिल के बाद जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को बहुत ही बारीकी से देखा जाए, उस रिजल्ट को बहुत ही बारीकी से समझा जाए और उसको समझ के इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। जैसे हम जानते हैं कि ये जो देश है, इस देश के जो तमाम इश्यू है वो इश्यू और तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो आज इश्यू है वो अलग अलग नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे संविधान के आधार पे एक क्लेम किया जाता है कि हम संविधान के आधार पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चलाया जाता है और उसी आधार पर दलित बहुजन अपनी मांगों को आगे रखते हैं कि संविधान में लिखा हुआ है, यह हमारे संवैधानिक अधिकार है। अगर हम इतिहास को देखते हैं, अगर आप इतिहास को देखते हैं तो दलित खास करके इस देश में एक ऐसा तबका रहा है जिसने उनके साथ होने वाला ह्यूमिलेशन, उनके साथ होने वाला अत्याचार ये रोका जाए, इसीलिए उन्हें तमाम तरीकों से उस ह्यूमिलेशन को रोकने की कोशिश की। जब रिलीजियस कन्वर्जन की बात आई तो दलितों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया। जब उनको लगा कि सिखिज्म में कन्वर्ट होके उनके साथ होने वाले अत्याचार रुक सकते हैं तो उन्होंने सिखिज्म को स्वीकारा। जब उनको लगा कि वो बुद्धिज्म बन के इस डिस्क्रिमिनेशन को रोक सकते हैं, वो बुद्धिज्म में भी चले गए। लेकिन आज हम देखते हैं कि तमाम धर्म में कन्वर्ट होने के बावजूद भी आज उनके साथ वही अत्याचार होता है। आज भी दलित मुस्लिमों को उसी एंटीसेमिटिज्म का फेस करना पड़ता है जो आज हिंदुज्म में फेस करना पड़ता है। मेरे तमाम दोस्त उस तबके से आते हैं जो बार बार कहते हैं कि किस तरीके से उनको वहां से एक ह्यूमिलेशन हमेशा सहना पड़ता है। मेरे सिख दलित दोस्त आज भी कहते हैं कि किस तरीके से उनको गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया जाता है और गुरुद्वारे के दूसरे दरवाजे से आज भी उनको दूर से जो उनका एक प्रसाद होता है वो दिया जाता है। तो इस देश की जो रियलिटी है, इस कैंपस की भी वही रियलिटी है। हम पूछना चाहते हैं कि इस देश में तो तमाम दलित OBC, तो तमाम आदिवासी अलग अलग धर्म में कन्वर्ट होने के बावजूद भी जिनकी प्रगति नहीं हो पाई, जिनको उन धर्म ने अभी तक अपना नहीं स्वीकारा है, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन दलितों का क्या हुआ, उन आदिवासियों का क्या हुआ जो बहुत ही आशा से अलग अलग धर्म में कन्वर्ट हुए। आप यदि केरला में जाते हैं तो देखते हैं कि अब प्रकाश क्रिश्चियन आज भी अपने चर्चों में दलितों को अंदर आने की अनुमति नहीं देते हैं। आप देखिए केरला में जाके कि किस तरीके से दलित क्रिश्चियनों की हालत इन्होंने करके रखी है। आप देखिए कि पसमानदा मुस्लिमों की हालत आज क्या है। मैं जानता हूँ कि इस देश में मुस्लिम एज होमोजेनियस कैटेगरी इज बीइंग टारगेटेड, दे हैव बीन डिमोनाइज्ड। उनको हर तरीके से आज एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। लेकिन आप जब देखते हैं
हर धर्म में, केवल इस्लाम नहीं, जब आप हर धर्म का स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है जो दलित, जो लोअर कास्ट, उस जाति के अत्याचारों से दूर रहने के लिए, उससे अपने आप को आज़ादी दिलाने के लिए जब धर्म में कन्वर्ट होते हैं तो पता चलता है कि उनकी स्थिति कुछ ज़्यादा सही नहीं है। हम देखते हैं कि आज भी पसमानदा मुस्लिम, आज भी दलित क्रिश्चियन, आज भी तमाम तरह के रिलीजियस कन्वर्टेड दलित और आदिवासी, उनकी हालत जिस तरीके से इस देश में है वही हालत इस कैंपस में भी मुझे नजर आती है। और इसीलिए मैं बार बार उस तमाम प्रोग्रेसिव लोगों को कहना चाहता हूँ, उन तमाम जो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे उन लोगों से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन इशू के ऊपर भी चर्चा की जाए, इस इशू को भी एक पब्लिक कॉन्शियस में लाया जाए, इन इशू को भी एक रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए और इस कैंपस में भी उन इशू के ऊपर बहुत ही बारीकी से और बहुत ही ताकत से लड़ाया जाए। हम जब देखते हैं कि इस देश में लोग कहते हैं कि ऑपरेशनलिटी बहुत नहीं है, मैं कहता हूँ ऑपरेशनलिटी इस देश में नहीं है। आप देखते हैं जब सावित्रीबाई फुले जब पुणे में रहते हुए लड़कियों के एजुकेशन के लिए, दलितों के एजुकेशन के लिए, बैकवर्ड के एजुकेशन के लिए जब काम करती है तो पुणे के ब्राह्मण उन्हें गाली देते हैं, उनको पत्थर मारते हैं, उनके आंख के ऊपर गंदगी फेंकते हैं। तब सावित्रीबाई उन्हें एक जवाब देती है, एक ब्राह्मण को एक थप्पड़ मार के जवाब देती है कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। फातिमा शेख सावित्रीबाई फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस मूवमेंट को आगे बढ़ाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस देश में ऑपरेशनिटी ये कोई नई बात नहीं है, इस देश में ऑपरेशनिटी हमेशा से रही है और उस ऑपरेशनिटी को हमको आगे बढ़ाना है। और इस कैंपस में भी आप उन अधिकारों को तब तक नहीं पा सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है, इतिहास इस बात का यकीन दिलाता है कि दलित, ओबीसी, बहुजन और ऑपरेस कम्युनिटी तब तक अपने अधिकारों की मांग पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं, तब तक अपनी लड़ाई पूरी तरीके से नहीं जीत सकते हैं जब तक वो साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाते। इसीलिए इस कैंपस की आज जरूरत है कि हम इस कैंपस के सारे ऑपरेस साथ में आए और इस लड़ाई को मुकम्मल ताकत दे, इस लड़ाई को एक सही तरीके से आगे बढ़े। मैं इस कैंपस में तमाम तरह के इशू है, इस कैंपस को मैं प्रोग्रेसिव नहीं कहूँगा। आप कहेंगे कि मैं बहुत निगेटिव हूँ, मेरा संगठन काफी निगेटिव है और जो लोग इन मुद्दों को बार बार उतारे वो निगेटिव है, लेकिन मैं निगेटिव नहीं हूँ, मैं होपफुल हूँ। इन बातों को बार बार कहने का मतलब ये है कि हम किस तरीके से प्रोग्रेसिव का मतलब एक सही मायने में समझते हैं। इस कैंपस में जब से एक कैंपस बना है तब से इस कैंपस में वाइवा से कम इशू चले। अब ये इशू अभी बाहर में आए, लेकिन जब आप रिकॉर्ड देखते हैं तो आपको पता चलता है कि डायरेक्ट पीएचडी में आज भी दलितों को आरक्षण नहीं दिया जाता, आज भी उनके साथ वही अत्याचार किया जाता है। तो मुझे वो प्रोग्रेसिव इस कैंपस का, जब मैं इन इशू को देखता हूँ तो उन इस कैंपस को मुझे प्रोग्रेसिव कहने का मुझे लगता है कि मुझे कोई हक नहीं। जब तक इस देश में तमाम दलित, बहुजन इस देश के उन हर सत्ताधारी पोजीशन पे अपना कब्जा नहीं बनाते, जब तक वो किसान जिसके पास 1 एकड़ से कम जमीन है, जब तक वो दलित जो सालों से अपने ह्यूमिलेशन झेल रहा है, जब तक वो आदिवासी जो अपने जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, जब तक इस देश का हर ऑपरेस जो इस देश के ब्राह्मणिकल ऑर्डर से परेशान है, इस ब्राह्मणिकल ऑर्डर से बहुत ज्यादा दुखी है, जब तक वो दलित, ओबीसी, ओ माइनॉरिटी इन सत्ताधारी लोगों को लात मार के बाजू नहीं निकलता है, और जब तक इन सत्ता के सारे दफ्तरों पे, सारे हिस्सों पे अपना राज नहीं बनाता है, तब तक मैं कहूँगा ना ये देश प्रोग्रेसिव है, ना ये कैंपस प्रोग्रेसिव है। क्योंकि इस कैंपस में हमेशा दलित बहुजनों को ये पता है कि तुम्हारी जात क्या है, पता है बार बार कि तुम्हारी जात क्या है। और एक डिस्क्रिमिनेशन केवल एडमिशन का नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन केवल एडमिशन का नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन गाइड भी हमको करते हैं। और गाइड इस कैंपस में किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हम वो जानते हैं। और कई 2 तरह के गाइड इस कैंपस में मैंने पाए हैं। एक गाइड जो अपने आप को राइट विंग आइडियोलॉजी से जोड़ते हैं और दूसरे गाइड जो अपने आप को लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी से जोड़ते हैं। और बार बार जब कोई दलित स्टूडेंट, जब कोई ओबीसी स्टूडेंट, जब कोई आदिवासी स्टूडेंट अपनी एक्सपीरियंस रियलिटी से अपना थीसिस, अपना नॉलेज प्रोडक्शन करना चाहता है, तब तक उसमें बाधा बन के आगे आते हैं। उनको बार बार कहा जाता है कि तुम इस तरीके से रिसर्च लिखोगे,
तुम्हारा एनालिसिस इस तरीके से हो। यदि वो कोशिश करते हैं अपने एक्सपीरियंस रियलिटी से, अपने अनुभव से अपने थीसिस लिखने की बात करते हैं, तो उनको धमकी दी जाती है। और मुझे कोई सबूत मांगेगा तो मैं इस कैंपस में तमाम उन सबूतों को आगे आगे खड़ा कर सकता हूँ, जो उन सब लोगों के चेहरों को आगे ला सकता है, जिनके चेहरे पे जो लाल मुकुट लगा हुआ है उनको छीन के आगे ला सकता है, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं, जो अपने आप को भारत माता का लड़का लड़की कहते हैं, उनके सारे चेहरे इस कैंपस में एक्सपोज हो जाएंगे अगर इस कैंपस में दलित स्टूडेंट, आदिवासी स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंस रिलेटेड की बात करें। इसलिए हम कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन केवल एडमिशन प्रोसीजर में नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन इस कैंपस में नॉलेज प्रोडक्शन में भी है। और इसीलिए हमको अगर ये लड़ाई सही तरीके से लड़नी है तो कास्ट के इशू को, जेंडर के इशू को केवल एक रिप्रेजेंटेशन का इशू ना बनाते हुए एक रोजमर्रा का जिंदगी का जो इशू है उसको समझते हुए इस लड़ाई को सही तरीके से समझ के आगे लड़ना पड़ेगा। मैं और एक बात इस कैंपस में कहना चाहता हूँ। आप देखिए, हम पिछले कुछ दिनों से एक लड़ाई, छोटी सी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और लड़ाई एक दलित लड़की की, एक दलित लड़की जो बहुत ही मुश्किल से इस कैंपस में एडमिशन लेती है। एडमिशन लेने के बाद उसके साथ क्या होता है? एडमिशन लेने के बाद जब वो एमफिल थीसिस लिखने जाती है, उसकी गाइड उसको थीसिस लिखने के पहले कह देती है कि यदि तुम थीसिस तो लिख लोगी, तुम थीसिस लिख लो, लेकिन इस कैंपस में दोबारा मैं तुमको नहीं देखना चाहती। और उसको बताती है कि मैं पूरा इंश्योर करूंगी कि तुम इस कैंपस में दोबारा नहीं पढ़ोगे। और जब मैं उस गाइड का जब प्रोफाइल देखने जाता हूँ तो गाइड ने आर्टिकल लिखे हैं अगेंस्ट WTO, अगेंस्ट कैपिटलिज्म, अगेंस्ट डेवलपमेंट। नाउ यू टेल मी, you can write about WTO, you can write about World Bank, what about caste? मैं कहता हूँ आपका प्रोग्रेसिवनेस आप इस तरह के साबित करते हैं कि आप कैपिटलिज्म के खिलाफ बात करें, लेकिन आपका प्रोग्रेसिवनेस तब खत्म हो जाता है जब एक दलित लड़की आपके सामने के खड़ी होती है और आपको चैलेंज करती है कि अभी वो दिन चले गए जब दलित महिला गांव में तुम्हारे मर्दों को प्लीज करने के लिए तुम उन जिस तरीके से यूज करते थे वो भी दिन खत्म हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ तमाम प्रोग्रेसिव फेमिनिस्टों से, आप उन फेमिनिस्टों का क्या करेगी, उन कम्युनिस्ट औरतों का आप क्या करेगी जो दलित लड़कियों को आज भी 0 मार्क देती है, आज भी उनको कहती है कि तुम इस कैंपस से पढ़ने के लायक नहीं। हम जब SC/ST कमीशन जाते हैं तो SC/ST कमीशन के पुनिया जी कहते हैं कि हमने चिट्ठी लिखी है कि उनको यहाँ पे इंक्वायरी के लिए आना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है, JNU एडमिनिस्ट्रेशन उन फैकल्टियों के साथ मिलके एक छोटा, बहुत दिनों के बाद, बहुत कोशिश के बाद एक छोटा सा रिस्पॉन्स लिखता है, और वो रिस्पॉन्स ऐसा लगता है कि हमारा मजाक है, और रिस्पॉन्स हमें लगता है कि हमारा ह्यूमिलेशन है। एक लड़की जो बहुत कोशिश करने के बाद भी, जो बहुत कठिनाइयों के बाद में इस कैंपस में आती है, मुझे लगता है आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और इसीलिए हम समझते हैं कि इस कैंपस में अगर ये कैंपस के लोग, इस कैंपस की तमाम प्रोग्रेसिव ताकतें अपने आप को सही में प्रोग्रेसिव साबित करना चाहती है, तो आपको समझना पड़ेगा, आपको उन लोगों का जो प्रोग्रेसिव का ढोंग करते हैं, उन लोगों के चेहरे को भी आपको एक्सपोज करना पड़ेगा। आपको उन फैकल्टी के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, जो जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। आपको उन फैकल्टी के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा जो अपने आप को भारत माता का लड़का और लड़की कहते हैं। ये दोनों मिलकर दलित, आदिवासी और OBC के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और हमेशा से करते आ रहे हैं। इसीलिए मैं इस कैंपस को प्रोग्रेसिव नहीं कहूँगा, इस कैंपस को मैं प्रोग्रेसिव नहीं कहूँगा, क्योंकि इस कैंपस में आज भी दलितों को बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोग हरिजन करके बुलाते हैं। उनको पता नहीं कि हरिजन बोलना SC/ST एक्ट के हिसाब से एक कास्ट एट्रोसिटी माना जाता है, लेकिन इस कैंपस में आज भी उनके ऊपर कास्ट एट्रोसिटी नहीं लगाई गई। वो प्रोग्रेसिव, वो कॉमरेड अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ये किस तरह का कम्युनिज्म इस कैंपस में जो दलितों को हरिजन कहता है। मैं पूछना चाहता हूँ ये किस तरह का कम्युनिज्म इस कैंपस में जहाँ पर आज भी दलित महिलाएं यहाँ पर आपकी गंदगी साफ करने आती है और आज भी उनके इशू को उठाता नहीं है, आज भी तमाम तरह की मुश्किलों के हालात में वो जीते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ये किस तरह का प्रोग्रेसिव कैंपस है जहाँ पे आज भी ST/SC OBC प्रोफेसर की संख्या ना के बराबर है।
मैं पूछना चाहता हूँ इस कैंपस, ये कैंपस किस तरह का प्रोग्रेसिव कैंपस है, जिस कैंपस में आज भी हर रिलीजियस माइनॉरिटी में रहने वाले लोग, तमाम तरह के दलित आदिवासी आज भी इस कैंपस में आ नहीं पाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ये किस तरह का प्रोग्रेसिव है, जैसे किस तरह का एक आज़ादी की बात करते हैं, ये किस तरह की आज़ादी है, यहाँ पे कौन सा आज़ादी चौक है जो आज भी दलित आदिवासियों को अकोमोडेट नहीं कर पाए। मैं पूछना चाहता हूँ इस कैंपस के उन सारे तमाम भारत माता के लड़कों को, लड़कियों को और तमाम प्रोग्रेसिव को कि आपका एक कैंपस किस तरह का कैंपस है जहाँ पे आज भी दलित आदिवासियों को उनके सरनेम के आधार पे उनको आज वाइवा में 0 मार्क दिया जाता है। जिस दलित आदिवासी को इंट्रेंस में रिटर्न में 70% स्कोर करता है उसको 0 मार्क दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ ये पूरा कैंपस आज तक उस लड़ाई को, पूरे कैंपस में उस लड़ाई को लड़ा क्यों नहीं जाए, वो ये लड़ाई केवल एसी मीटिंग के सामने क्यों लड़ी जाती है, ये लड़ाई रोजमर्रा की जिंदगी की लड़ाई क्यों नहीं बनी इस कैंपस में, ये लड़ाई मेस कैंपन की लड़ाई क्यों नहीं बनी, ये लड़ाई चैन वाली लड़ाई क्यों नहीं बनी जो नॉर्थ गेट से आपके टी पॉइंट तक वो चैन बने, ये लड़ाई इस तरह की लड़ाई क्यों नहीं बनी। मैं ये लड़ाई बहुत लोग को लगता है कि एक छोटी सी लड़ाई है, लेकिन मुझे लगता है ये लड़ाई छोटी सी नहीं है। ये लड़ाई उस हजारों सालों का इतिहास है, उन हजारों सालों का इतिहास है जहाँ पर दलितों को उनके जात के नाम पर मारा जाया गया, उनके जात के नाम पर उनके स्कूल में उनको आने नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि ये कैंपस एक पार्शल प्रोग्रेसिव है जहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा से 2 दलितों को, 2 आदिवासियों को, 2 ट्राइबल्स को अपने पास रखते हुए बोलता है कि हम प्रोग्रेसिव है, मुझे लगता है कैंपस उसी तरह का कैंपस है जहाँ पर 2 आदिवासी प्रोफेसर को रखा जाता है, जहाँ पर एक ओबीसी प्रोफेसर को रखा जाता है, जहाँ पर 2-3 दलितों को प्रोफेसर को रखा जाता है, बोलते हैं कि हम बहुत ही प्रोग्रेसिव है। मुझे ये लगता है कि ये कैंपस प्रोग्रेसिव है और मैं अपील करना चाहता हूँ तमाम उन लोगों को जो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मैं उनको अपील करना चाहता हूँ कि इन इश्यूज़ को, इन मुद्दों को जहन में उतारते हुए, इनके ऊपर एक सहमति बनाते हुए इस लड़ाई को आगे लड़ाया जाए। थैंक यू। जय भीम। इनकलाब जिंदाबाद।